आइए चलिए, कल हम लोग क्या पढ़े थे बताइए। पहले पढ़े थे हम लोग कि 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। नहीं, एक बात बताइए, लुईस 16वां जो थे वो कैसे राजा थे? निरंकुश। और लुईस 16वां का जो राजा थे उनका नारा क्या था? शासन तो करेंगे लेकिन जनता के भलाई नहीं करेंगे। फिर बाद में क्या हुआ? पूरे वहाँ के फ्रांस के लोग एकत्र हुए का और आप एकत्र हो गए और बाद में क्या किए? लुईस 16वां को और उसकी पत्नी को पकड़कर काट दिया गया, यानी उनको जान से मार दिया गया। जब जान से मार गया तो ऑटोमेटिक है कि एक नया फ्रांस का उदय हुआ होगा। जब नया फ्रांस का उदय हुआ उस समय कोई राजा नहीं था, अपने ही लोग वहाँ के सब लोग अपने विचार किए कि नहीं, अब तो लुईस 16वां मर गया था, एक वहाँ पे अलग विचारधारा हुआ, एक नया फ्रांस का उदय हुआ और अपना लोग उसमें कुछ क्या किया गया? नियम लागू किया। पहला नियम क्या था? सबसे पहले था कि वहाँ पे एक नया संविधान लागू किया गया था ना, नया संविधान लागू हुआ। उसके बाद जो समानती व्यवस्था लागू किया था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, लुईस 16वां, उसको क्या किया? खत्म कर दिया गया। क्योंकि उसका नियम क्या था कि खेती कोई और करता था और वहां से क्या करता था? अनाज भर भर कौन ले जाता था? सामान के लोग आता था, जिससे हमारे किसान को क्या होता था? ताकि तकलीफ होता था और हानि होता था। दूसरी बात है कि यातायात की सुविधा उस समय उपलब्ध नहीं था। उस समय उपलब्ध किन के लिए था? जो उद्योगपति हो, पूंजीपति लोग हो और जो क्या हो, जो पूजा पाठ कराता होगा कुलीन, और उनके लिए वो नियम लागू था। बाद में जब मार दिया गया तो बोला कि नहीं, ये सब क्या करो, खत्म करो, अब मुझे भी कहीं जाने आने की आज़ादी मिल गया। दूसरी बात क्या है कि उस समय नापने तोलने का उनके समय व्यवस्था नहीं किया गया था, लेकिन गरीब लोगों के लिए क्या था? अलग था। जो मध्य वर्ग था, जो मिडिल क्लास के लोग था, उनको लिए क्या था? अलग अलग क्या था व्यवस्था। जब वो मर गया तो बोला कि नहीं, सबके लिए क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब ये सब हुआ तो उसी समय क्या हुआ? एक नए आदमी का, अब बताओ वहां पे भी कोई राजा है क्या भाई? जैसे अभी ये पंचायत का मुखिया हमारे है नहीं, अब पंचायत हम कहाँ से होंगे? देख रहा है सबको, हम नहीं हो गए। अरे वक्त आएगा तब बनेंगे, टेंशन मत। ठीक है, आने वाला। अगर मान लीजिए इस पंचायत का अगर मुखिया अभी हट जाए किसी कारणवश, तब कुछ ना कोई अभी मुखिया तो बनेगा ना भाई। उसी समय एक इंसान है, उनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट तो ऐसा व्यक्ति थे, उनको जितना मतलब बड़ाई करेंगे ना उतना उनको कम होगा। बहुत सच्चे नेक दिल इंसान के थे। और उनका जन्म जो हुआ था ना, वो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी का उनका जन्म हुआ था। अगर आपसे हम पूछ देंगे कि बताइए नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? अभी याद हो गया, 2-4 महीना का बाद नहीं याद होता है। इसके लिए वो ट्रिक है। अपना देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त को। तो तारीख याद रखिएगा, 15 अगस्त। और महात्मा गांधी का जब जन्म हुआ था ना, उससे 100 साल पहले नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। यानी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था ना, तो 100 साल पहले किनका हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। याद होगा ना भाई अब। यानी नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी का हो गया था। और एक और बात जानकारी के लिए आप लोग को बता दें। अच्छा एक बात बताइए, जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बउआ हुआ होता है, जैसे हमारे घर में, तो इसको नाम वो गोलू वो के भोलू, ऐसे किसी को बहुत होता है ना। ठीक उसी प्रकार जो नेपोलियन बोनापार्ट थे ना, उनका बचपन का नाम था एक नेपोलियन दी बोनापार्ट। उनका बचपन क्या नाम था? नेपोलियन दी बोनापार्ट। पूरा पूछ देगा यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सबसे पहले पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था? एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और दूसरी बात है कि नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का क्या नाम था? 2 ऑब्जेक्टिव याद हो गया।
और एक और बात बता दें आप लोग के, जब बुक होता है ना, हिस्ट्री का जो बुक है, दीजिएगा थोड़ा बुक, और इस बुक जो है ना और इसके पीछे अभी नॉलेज के लिए आप लोग हम बता देते हैं। इसके पहले 2023 में एग्जाम हुआ था सोशल साइंस के, उस समय लोग बोला था कहती कि सर सोशल साइंस के क्वेश्चन बड़ा टफ था। नहीं, एक बात बताते, इतना इधर जितना जो क्वेश्चन है ना 5-7 गो, इसमें से कभी भी नहीं पूछता है। इतना जरूर इसको याद रख लीजिएगा, जब भी पूछता है तो अंदर से ही सवाल बनते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे सेट करते हैं ना, जैसे कोई यहाँ पे 1848 फ्रांसीसी क्रांति, एक आध दो को मिल जाएगा, इसलिए इसमें जल्दी नहीं मैच करता है। क्योंकि अगर आपको हम कह दें कि इसी चैप्टर से हमको टेस्ट लेना है और यही क्वेश्चन तो 5 को आप लोग रट जाइएगा ना, तो एग्जामिनर से यही करता है, उनको पता रहता है कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं ना, इधर वाला क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे, और इसलिए जब भी क्वेश्चन बनता है तो अंदर से बनता है। जैसे लुई सोलाहवा के बारे में अगर पूछेगा, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, आप देख लीजिए। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बारे इसमें नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग, क्या ये क्वेश्चन नहीं है? अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, चैप्टर जैसे मेरा खत्म होगा, क्वेश्चन बैंक उलट के आप लोग देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन मैच नहीं किया ना, तो मैं आप लोग के सामने कसम खा कर मैं आजीवन में पढ़ाना छोड़ दूंगा। हाँ, अगर क्वेश्चन मैच नहीं करेगा क्वेश्चन बुक में, क्वेश्चन बैंक में, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जीवन में कभी भी नहीं पढ़ूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, दूसरा काम करूंगा। इसलिए आप लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। कहा हुआ है रटत विद्या घटत विद्या, समझ विद्या रहत विद्या, यानी जो समझिएगा वो कभी भी रहेगा, और जो रटिएगा कुछ ही दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, लिपा पोता बराबर समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक एक पॉइंट आप लोग समझिएगा। आइए टॉपिक पर आते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? याद हो गया। और समझिए कि इनका बचपन में क्या नाम था? और जिस समय 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति जो हो रहा था ना, वह समय यह सेनापति में थे। और सेनापति ऐसे नहीं थे, मतलब वहां पे जितना सेनापति थे उस सब सेनापति में से ये ताकतवर थे, समझदार थे, बुद्धिजीवी थे, मतलब। और ये जहाँ पे भाषण करने जाते थे ना, तो ऐसा भाषण करते थे ना कि सबको दिलों को मोह लेते थे। यह इन पे गुण था, समझा ना। जैसे कहीं जाते तो जैसे मान लीजिए अभी कोई सिंगर आता है तो हला ना, फलना सिंह आ रहा है, फलना यादव आ रहा है, चल भाई वहाँ पे, तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं सिर्फ सुनने के लिए। ठीक उसी प्रकार जब कहीं पे नेपोलियन बोनापार्ट जाते थे ना, तो लोगों को भीड़ लग जाती थी, किनको? इनको सुनने के लिए। बहुत ही अच्छे दिल के इंसान के थे, मतलब इनको जितना अच्छाई कहेंगे ना उतना समझिए कि कम ही पड़ेगा। आइए, अब जब लुई सोलाहवा मर गया तो इन्होंने अपने में विचार किए कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, सेनापति के छोड़ेंगे, अब हम राजा बनेंगे। क्योंकि लोग तो मुझे चाहवे करता है, जानता मुझे प्यार करता है, जानता मुझे चाहता है, तो अब क्या है कि राजा बनने का सपना देखे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तो वो क्या किए कि सेनापति को पैसे छोड़ दिए और उसके बाद में फ्रांसीसी की राजनीति में प्रवेश कर गए। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि नेपोलियन बोनापार्ट राजनीतिक में कब प्रवेश किए थे, तो कब किए थे बताओ? 1789 ईस्वी में प्रवेश कर गए। कहाँ पे? राजनीतिक में। किस राजनीतिक में? तो फ्रांस की राजनीतिक में। ध्यान देकर समझिएगा आप लोग। यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव बन गया ना, बहुत ऑब्जेक्टिव निकाल दिए, 4-5 को तो निकल ही गया होगा। फिर सवाल बनता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कब राजनीतिक में भाग लिए थे? तो 1789 ईस्वी में जब भाग गए तो वहां पे अपना जाने के परिचय तो उनको देने की कोई जरूरत ही नहीं था। थोड़ा बहुत को लोग नहीं जाना था, उनके बारे में अपना परिचय दिए। और ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 15 वर्ष के बाद, क्या वर्ष के बाद? 15 वर्ष के बाद उन्होंने अपना एक सम्राट बना लिया और वो फ्रांस का क्या हो गए? राजा बन गए। तो राजा कब बन गए? 18 मई। बताइए, ज्यादा समय नहीं लगा और 15 वर्ष में वो राजा बन गए। इससे यह साबित होता है कि वो भाई अच्छे आदमी थे, तभी ना 15 वर्ष में राजा बन गए, ज्यादा दिन उनको समय नहीं लगा। और राजा कब बन गए? तो यहाँ पे लिख भी दिया है, 18 मई 1804 ईस्वी को वो राजा बने थे। एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलेगा, कब राजा बने? 1800। और जब वो राजा बन गए तो बोले कि नहीं, जो पहले कानून लुई सोलाहवा लगाए था उस सब को खत्म करके अब हम अपना विचारधारा पर चलेंगे, हम अपना क्या करेंगे? नियम बनाएंगे। हम एगो अपना क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। और उस जो कानून बनाए, जो नियम बनाए, उसका नाम क्या पड़ा? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाएगा।
यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और मिलता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव बनेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट जो नियम बनाए थे उस नियम का क्या नाम था? नेपोलियन। समझा गया ना? ये इनका जीवनी है, किनका? नेपोलियन बोनापार्ट का। आइए थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे लिखे है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी का हुआ था। अब पूछिए सर कहाँ हुआ था? मन में तो सवाल चलता था, फ्रांस के था, फ्रांस से में ना थे। बुक में जगह का नाम इसमें घोषित नहीं किया गया, इसलिए हम नहीं बता रहे, ठीक है। और इनका बचपन का नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखो 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति में क्या थे? सेनापति थे। वो कैसा सेनापति थे भाई? बहुत ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, बहुत बुद्धिजीवी थे यार। और क्या, और विश्व में सबसे महान सेनापतियों में से उन्हें को गिना जाता था। आइए यहाँ पे लिखा भी दिया है कि विश्व में सबसे महान सेनापति में से वो एक थे। अब समझिए सेनापति थे एगो तो वो नहीं ना होगा भाई, बहुत सारा सेनापति होगा। उस सेनापति में से क्या थे? एक थे। अब बताओ अच्छा होंगे? उन्होंने 1789 ईस्वी के फ्रांस की राजनीति में उन्होंने प्रवेश कर गए थे और ज्यादा नहीं सिर्फ 15 वर्ष के बाद ही वो 18 मई 1804 ईस्वी को सम्राट बन गया और अपना एक अलग कानून बनाया जिसका नाम दिया गया नेपोलियन संहिता, ठीक है। आई बात समझ में? अब बताओ जब वहां पे राजा बन गए, जब इतना अच्छा राजा बने तब कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर वहां पे किए होंगे, नहीं? जब ये राजा बने, जब इतना अच्छे राजा हैं तो काम भी तो अच्छे किए होंगे ना। उनका काम क्या क्या हुए सुनिए। सबसे पहले वो क्या बोले कि जो लागू कर लेता कौन? उस सब को बोला कि नहीं हम इस सब को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। अब खत्म करने के बाद विशेष अधिकार को दर्जा दिया गया। विशेषाधिकार मतलब समझते हैं आप लोग? ये वीआईपी लोग के लिए होते हैं। अभी कभी देखते होइएगा ना, जब हम लोग मंदिर या मस्जिद में कभी जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, जब जाते हैं हम लोग कहीं मंदिर में तो हमें ना लाइन लगाना पड़ता था, लगता है ना भाई? आज भी अगर कहीं मंदिर पे हमको जल चढ़ाने के लिए जाना पड़ता है तो बहुत दूर दूर तक लाइन लगना पड़ता है। गरीब का ये हाल है भाई। आए कोई नेता मंत्री विधायक जाए साइड हो गए, हटो 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 हटो, सर आ रहे हैं। क्यों? वो वीआईपी आदमी, उनको विशेष अधिकार मिला हुआ है, उन्हें विशेष अधिकार को दर्जा मिला है। अरे भाई नेता मंत्री आप है, बनाए हम, हमसे ज्यादा उनका अधिकार हो गया। तो वीआईपी लोग का यही होता है। वीआईपी का मतलब समझते हो? वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ पर्सन, ये होता है वीआईपी का फुल फॉर्म, ठीक है। अब ऐसा होता है तो वो बोले का थी नेपोलियन बोनापार्ट की नहीं, ये सब क्या है? खत्म करिए, हमारे लिए सब क्या है? एक समान है। गरीब अमीर ऊंच नीच जात पात छुआछूत कुछ नहीं, मेरे लिए सब क्या है? एक समान है। अच्छा काम हुआ ना भाई। दूसरी बात है क्या थी? यातायात को साधन को सुगम और सरल कर दिए। यातायात में जो टैक्स लगा लेता ना कि गरीब लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते तो उनको लिए अलग से टैक्स लगता था, तो ये बोले कि नहीं ये सब क्या करो, ये सब खत्म करो, मेरे लिए सब क्या है? एक समान है। जितना अगर समझिए वीआईपी आदमी को मतलब टिकट का पैसा लगेगा जाने में कहीं, उतना गरीब आदमी को भी लगेगा। सबको क्या होगा? एक समान दर्जा मिलेगा। कोई दिक्कत? दोनों काम तो अच्छा ही हुआ ना। तीसरा का थी कि संचार व्यवस्था को अच्छा और सुगम कर दिया था। संचार व्यवस्था मतलब आप लोग समझते हैं? कितने आदमी जानते हैं संचार व्यवस्था का? संचार व्यवस्था का मतलब होता है रेडियो प्रचार प्रसारण को बंद कर लेता, क्योंकि लोग ना न्यूज़पेपर सुनेगा, ना देखेगा, ना पढ़ेगा और ना इसको मेरे तरफ आकर्षित हुआ। कौन कर लेता? लुई सोलावा। तो ये बोला नेपोलियन बोनापार्ट कि ना ये सब क्या है? सब खत्म करो, सबको आजादी मिलेगा, सब अपना न्यूज देखो, पेपर पढ़ो, से कोई किसी को मतलब नहीं है। और दूसरा बात है क्या थी कि आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया। आर्थिक मतलब समझते हो? गरीबी होती है। इनका कहना था जो अमीर लोगों का पास जमीन था ना, जैसे मान लीजिए किसी के पास 10-15 बीघा जमीन है नहीं, और किसी के गरीब का घर में जमीन नहीं है, जिसका गरीब मतलब कह सकते हैं उसको ना, गरीब आदमी के पास जमीन नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि उनसे लेकर इनका देने का काम किया। जबरदस्ती नहीं, शांति प्रेम पूर्वक से। भाई अगर आपके पास 5 बीघा, जैसे मान लो कि आज मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं, अगर कोई कहेगा कि ठीक है सर आपके पास तो 1 करोड़ रुपया है, किसी गरीब को 1 लाख रुपया दे दीजिए, तो 1 लाख रुपया देंगे तो हमको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा।
मुझे थोड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जिनके पास ज्यादा जमीन था, जैसे 20 बीघा, 25 बीघा, 50, 100 बीघा जमीन था, वह व्यक्ति अगर किसी गरीब को 1-2 बीघा दे देगा तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो ये कहा गया, तो लोग उनको देना शुरू कर दिया। तो जो गरीब है भाई वो अपना खेती करेगा, अपना कमाएगा, अपना खाएगा, अपना परिवार चलाएगा, और अमीर लोग का हैले है। उसके बाद क्या होगा कि सामंती व्यवस्था को खत्म किया सब। ये कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। सामंती व्यवस्था हम समझाए थे ना। इस व्यवस्था का यह नियम था, जो किसान खेती करता था वो सामंत लोग आता था और वो अनाज लेके चला जाता था, और अपने मन चाहे उसको 2, 4, 5, 10 किलो जो होता था देता था। तो क्या बताओ, परिवार चलेगा भाई? नहीं चलेगा। तो ये बोले कि नहीं, ये व्यवस्था खत्म करो और अपना अपना सब खेती करो, अपना अनाज उगाओ, अपना परिवार को चलाओ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सभी नागरिकों को एक समान कानून बनाया गया। यह पहले, ये सबसे अहम भूमिका इनका हुआ। कानून यह बनाया गया कि अगर गरीब आदमी भी कोई गलती कर रहा है तो सजा उतने मिलेगा जितना अमीर लोग करेंगे। दोनों का सजा एक ही होता, कोई भेदभाव नहीं होता। उसके बाद है कि शिक्षा को सुधारने पर प्रयास किया गया, ये जोड़ दिए, क्योंकि लुईस ओलावा शिक्षा नहीं देना चाहता। शिक्षा इसलिए नहीं देना चाहता था कि अगर लोग पढ़ेगा, लोग शिक्षित होगा, तब मेरे साथ क्या होगा, आंदोलन करना शुरू कर देगा। तो उस समय शिक्षा की व्यवस्था उतना सरल तरीका से नहीं था। वो था लेकिन किसके लिए था? सामंत लोग, पूंजीपति लोग के लिए, कुलीन वर्ग के लिए। उन्हीं का बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सकता। हम और आप ऐसा मिडिल क्लास के लोग नहीं कर सकता। ये बोलेगे नहीं, सबसे एजुकेशन सबसे अहम भूमिका है। सबसे पहले क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था इन्होंने लागू किया कि बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे समाज का विकास होगा, हमारे देश का क्या होगा? विकास होगा। इन्होंने इतना अच्छा काम किया। अब बताइए, अब मन तो खुश हो गया होगा फ्रांस लोगों को। अब समझ में आया कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बंद कर दो।